हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग, और ये है ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम 5 स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजिंग करने के कितने तरीके हैं, किन किन तरीकों से हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मोस्टली 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे फर्स्ट है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल और बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। ये बहुत सालों से इसका यूज़ आर्मी में किया जाता था, इसलिए इसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, MCQ में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक बांट दी जाती है। क्या होता है यहाँ पे, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक बांट दी जाती है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। इसलिए इसको कहते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार इसका डेफिनेशन सुनिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज डन इन स्ट्रेट लाइन from top to bottom level. As the distribution of power is in straight line from top to bottom level, it is called linear organization. अब इसका फॉर्मेशन समझिए कि आखिर ये बनता कैसे है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि पूरे बिजनेस यूनिट को बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंटल हेड को भी अपॉइंट कर दिया जाता है। अब another important line, in this type of organization division is not done according to the work but according to departments, hence it is also known as departmental organization। मतलब कि यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ है ना, वो काम से नहीं हुआ है, वर्क को यहाँ पर नहीं डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कैसे डिवाइड किया गया है, पूरे बिजनेस यूनिट को डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इसीलिए हम इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब आप इसका एक डायग्राम देख लीजिए, और इस डायग्राम के नीचे है ना थियरी है। मैं वही थियरी ही आपको समझा रही हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने वो नहीं समझाया। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और उनके नीचे आते हैं जनरल मैनेजर। उसके बाद बिजनेस यूनिट को 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और तीसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 2 ऑफिसर बनाए गए हैं, परचेज ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर। परचेज ऑफिसर के नीचे है क्लर्क, प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे है सुपरवाइज़र, फॉरमैन, वर्कर्स। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर 2 ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, और इन दोनों के नीचे क्लर्क काम करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो 2 ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर, और इन दोनों के अंडर में कौन काम करता है, सेल्समैन और एम्प्लॉइज़। तो आप देखिए कि ये सब कैसा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट में सब कुछ बांटा गया है, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबसे ऊपर रखा गया है। वही लोग पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ पावर दिया है जनरल मैनेजर को, इसलिए जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ठीक नीचे है। अब ये जनरल मैनेजर जो है ना, ये मेन हेड है, और इसके नीचे 3 डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। अब आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि किस तरह से पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक बांटा गया है। इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ लाइन में है। तो ये था लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर पहले लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं। तो क्या कहा गया है कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट को दिया जाता था, ना कि काम को दिया जाता था। सेकंड, वहाँ की ये लिमिटेशन है कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं था।
और वहाँ की थर्ड लिमिटेशन ये थी कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं होते थे, तो काम भी ठीक तरह से नहीं होता होगा। तो यहीं से निकल के आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये है कि अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन विच द एक्सपर्ट्स विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उन एक्सपर्ट्स के पास स्पेशल नॉलेज होता है और उन्हें कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती है काम करने के लिए। उसी को कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मेशन कैसा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया जाता है और स्पेशलाइजेशन पे दिया जाता है। और यहाँ पे कामों को किस तरह से बांटा जाता है, डिपार्टमेंट के जैसे नहीं बांटा जाता है। यहाँ पर काम कैसा है उसके हिसाब से बांटा जाता है। हियर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर नेचर ऑफ वर्क। और हर एक काम को करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। सबसे ज़्यादा पावर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, यानी कि सीईओ के पास। उनके नीचे दो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे कि इसमें तो डिपार्टमेंट नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन वर्क को डिपार्टमेंट में नहीं बांटा गया है। वर्क को एज पर उसका नेचर, वर्क का जैसा नेचर है उसके हिसाब से बांटा गया है। तो सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके अंडर में दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट जैसे दो डिपार्टमेंट आएंगे और उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स काम करते हैं जो कि एक्चुअली में एक्सपर्ट्स हैं और वो सब लोग काम को देखते हैं। और अगर एम्प्लॉयज़ कुछ गलती कर रहे हैं या फिर वर्कर्स कोई गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर किसी भी वर्कर को सलाह दे सकता है, कोई भी ऑफिसर किसी भी एम्प्लॉय को सलाह दे सकता है। लेकिन याद रखना ऐसा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था। वहाँ पर जो जिसका हेड है ना वो उसी को एडवाइस देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी काम डबल ना हो जाए या फिर कोई काम छूट ना जाए। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिफाइंड गोल्स द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन्स एंड वर्क इज इस्टेब्लिश्ड विच इज़ नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस यूनिट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से गोल को अचीव कर ले, इसीलिए मैनेजमेंट क्या करती है, सभी लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाती है। तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना यहाँ पे रिलेशन कौन बनवाता है, मैनेजमेंट खुद बनवाती है। और यहाँ पे सभी लोगों को अच्छी तरह से पावर दे दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ताकि वो लोग काम अच्छी तरह से करें। तो इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो सबसे पहला है फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं ना तो वो लोग बहुत ही ध्यान से बनाते हैं ताकि वो लोग फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर ले। सेकेंड है लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ पर जिस एम्प्लॉयज़ को जो काम दे दिया गया है, जो पोजीशन दे दी गई है उसे वही काम करना है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। थर्ड है डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। यहाँ पर भी पावर को किस तरह से बांटा गया है, अपर टू लोअर लेवल। फोर्थ है लार्ज साइज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना इसे बहुत ही बड़ी जगह चाहिए। फिफ्थ है पर्टिकुलर रिलेशन। तो अब ये क्या है, तो ये यही है कि यहाँ पर जानबूझ के मैनेजमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनवाती है ताकि वो लोग अच्छी तरह से काम करें और गोल अचीव करें। सिक्स्थ है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक फॉर्मल तरीके से किया जाता है। तो हमारा फोर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मीनिंग देखें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशंस formed on its own in order to provide contribution of some result achievements formed without any formal planning is called informal organization। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर खुद व खुद आपस में लोगों के बीच में एक इंटरनल रिलेशन
बन जाता है। और जब उनके बीच में ये रिलेशन बन जाता है ना कहीं जो बिज़नेस यूनिट है, जो फर्म है, उससे रिज़ल्ट अचीव होता ही होता है। यानी कि बिज़नेस यूनिट आगे जाकर अपना गोल अचीव करती ही करती है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पूरा उल्टा है। वहाँ पर जो मैनेजमेंट थी जानबूझ के रिलेशन बनवाती थी, लेकिन यहाँ पे खुद व खुद कुछ ना कुछ इंटरनल रिलेशन बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो सबसे पहला है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन बनते हैं वो इनफॉर्मल होता है, यानी वो खुद व खुद रिलेशनशिप बन जाते हैं, कोई भी जानबूझ के नहीं बनाता। क्योंकि ये नेचुरल बात है, जब बहुत सारे एम्प्लॉयज साथ में मिलके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन उनके बीच में बन ही जाएगा, वो फ्रेंड्स बन ही जाएंगे। सेकंड है बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये तो है ही, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पे बना हुआ है? ह्यूमन रिलेशन पे ही बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स साथ में मिलके काम करते हैं तो उनकी फीलिंग्स एक जैसी होती होगी, उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते होंगे, हॉबीज़ हैबिट्स ये सब एक जैसे होते होंगे, तो खुद व खुद कुछ ना कुछ इंटरनल रिलेशनशिप बन जाता है। और जब वो रिलेशनशिप बनता है तभी जाके ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट में आता है। थर्ड है एवर चेंजिंग। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस यूनिट में हमेशा एम्प्लॉयज़ का आना जाना लगा रहता है। तो कोई एक एम्प्लॉय एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला जा सकता है, तब नया एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा। फोर्थ है यूनिवर्सल। अब ये क्या है, तो देखिए कि ये सिर्फ बिजनेस यूनिट में नहीं पाया जाता है, ये हर जगह पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्कूल में जब आपके और किसी और के हैबिट सेम होते हैं, आप अच्छा उनके साथ बातचीत करने लगते हो, तो आपके बीच में खुद ही रिलेशन बन जाता है, आप दोनों फ्रेंड्स बन जाते हो। तो ऐसा सिर्फ बिजनेस यूनिट में ही नहीं होता है, बहुत सारी जगह होता है। फिफ्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो इनफॉर्मली होता है, यानी कि फॉर्मल तरीके से नहीं होता है, जैसे फ्रेंड्स के बीच में बात होती है वैसा होता है। सिक्स्थ है स्मॉल साइज। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा छोटा ही होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स पे डिपेंडेंट है। सेवेंथ है लैक ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर है ना किसी और लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। एट्थ है कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हो, यानी कि पहले तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, अच्छी तरह से सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जब उनके बीच में रिलेशन बनने लगता है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल में बदल जाता है। सो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। फिफ्थ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है और ये कॉम्बो है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स मिक्स है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, वहाँ पे सिर्फ डिसीजन लिया जाता है, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसके डिज़ाइन की, यानी कि ये कैसा बना होता है, तो ये तो हमने ऊपर देख लिया कि ये वर्क और प्रोजेक्ट दोनों का कॉम्बो है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनाए जाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है और फिर उन्हें काम दिया जाता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। उन्हें एक डेडलाइन भी दे दिया जाता है कि ये तारीख तक आपको काम करके दे देना है या इतने टाइम तक काम करके दे देना है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जैसे कंप्यूटर एक्सपर्ट, रिसर्च एक्सपर्ट, मैन्युफैक्चर एक्सपर्ट, क्रिएशन स्पेशल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, और ये सारे एक्सपर्ट को डिफरेंट वर्क ग्रुप के अंदर भेजा जाता है चेक करने के लिए कि वो चेक करे, और वो चेक करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले है जनरल मैनेजर, जिसके अंडर में बहुत सारे काम है, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साथ में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो, और वो लोग काम करने लगते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब जनरल मैनेजर के पास काम आता है तो वो क्या करता है, इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास काम दे देता है। यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपर टू लोअर लेवल तक आ रही है। अब यहाँ पर ये भी है कि हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, अपना काम वो खुद करते हैं, वो खुद ही जिम्मेदार हैं।
मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट है, दूसरे आके उन्हें सलाह नहीं देंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट है। तो ये था मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो ही लाइक करिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे के पार्ट भी आप देख सके। बाय बाय, टाटा एंड आउजो।